an dieser Stadt ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डार्क के सीजन 1 का 7th एपिसोड। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, अगर आपने इसके पिछले एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, वरना यह वीडियो आपके खोपड़िया के ऊपर से निकल जाएगी। तो एपिसोड 7 की शुरुआत 1986 में होती है, जहाँ जोनस विंडन शहर के स्कूल की तरफ बढ़ता है। स्कूल में जोनस को टीनेज रेजिना मिलती है और जोनस उससे अपनी दादी आइनस कैनवुल्ट के बारे में पूछता है। रेजिना बताती है कि आइनस हॉस्पिटल में काम करती है और जोनस विंडन शहर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में जोनस को इगोन टाइडमैन मिलते हैं, जो कि उसे लिफ्ट देकर हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देते हैं। अब दोस्तों, हॉस्पिटल में हम मिकिल को देख पाते हैं, जो कि दीवार पर टंगे किसी पोस्टर को देख रहा था और यह पोस्टर एमरल्ड टैबलेट्स की थी। इधर जोनस भी हॉस्पिटल पहुंचता है और वो अपनी दादी आइनस कैनवुल्ट को मिकिल के साथ बैठा देख पाता है। अब इससे पहले कि जोनस मिकिल के सामने जाता तो स्ट्रेंजर अचानक से सामने आकर जोनस को रोक देता है। जोनस पूरी तरह से कंफ्यूज, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है, या फिर वो अपने ही पिता की तरह बौरा गया है। क्योंकि अगर आप बातों को कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मिकिल जोनस के पिता हैं, लेकिन मिकिल के पिता अल्रिक नील्सन हैं। मतलब कि अल्रिक जोनस के दादाजी हुए और इस रिलेशन से अल्रिक की बेटी मार्था नील्सन जोनस की आंटी हुई। और आपको याद दिला दूं कि जोनस ने 2019 में मार्था को किस किया था, मतलब कि उसने अपनी ही आंटी को किस किया। स्टोरी पर वापस आते हैं तो जोनस चाहता था कि वह मिकिल को 2019 में वापस ले जाए, पर स्ट्रेंजर जोनस को समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह खुद के ही एग्जिस्टेंस को मिटा देगा, क्योंकि अगर मिकिल वापस गया तो जोनस कभी पैदा ही नहीं होगा। सीन चेंज होकर यंग अल्रिक पर फोकस करती है, जो कि अब तक जेल में ही बंद था, और उसे जेल से निकालने के लिए यंग कैथरीन स्टेटमेंट देती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वह आपसी सहमति से हुआ था। इस स्टेटमेंट के बाद इगोन अल्रिक को जेल से रिहा कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर अल्रिक को लेके काफ़ी हेट्रेड थी। इगोन के सीनियर्स उसे हेल्गे डॉपलर को इन्वेस्टिगेट करने बोलते हैं, क्योंकि मैट्स के गायब होने के वक्त हेल्गे पावर प्लांट में काम कर रहे होते हैं। इगोन 1986 वाले हेल्गे से मिलते हैं, जो कि इस वक्त में यंग था, और इगोन उससे पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाते हैं। तो हेल्गे बोलता है कि वह ट्यूसडे को पुलिस स्टेशन आएगा। ऐसा बोलकर हेल्गे वहां से चला जाता है। सीन चेंज होकर जोनस की तरफ फोकस होती है, जहां जोनस समझ चुका था कि वो मिकिल को 2019 में नहीं ले जा सकता। जोनस अकेले ही 1986 से 2019 में वापस आ जाता है और वो अपनी डैड वाली लेटर को जला देता है। 2019 में अल्रिक अब तक मैट्स की बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी सिर्फ 16 घंटे पुरानी है, जबकि मैट्स तो 33 साल पहले ही गायब हुआ था। अल्रिक मैट्स की केस के फाइल को ओपन करता है, जिसमें 1986 में इगोन ने काम किया था, और उसे पता चलता है कि 1986 में हेल्गे ट्यूसडे को इस केस के सिलसिले में बात करने पुलिस स्टेशन आने वाले थे, लेकिन वे कभी पुलिस स्टेशन आए ही नहीं। अल्रिक तुरंत ये बात शोरले को बताता है और शोरले का कहना था कि हेल्गे तो अभी बहुत बूढ़े हैं और उन्हें बीमारी है, तो उन्हें किसी भी तरह से इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अल्रिक को अब घंटा फर्क पड़ता था और इसीलिए वह हॉस्पिटल में हेल्गे के पास जाकर उससे फोर्सफुली क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। पर हेल्गे बार बार यही बोल रहे थे कि वो पास्ट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। और तभी वहाँ डॉक्टर्स आते हैं और अल्रिक को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अल्रिक के इस हरकत से शोरले उन्हें सस्पेंड कर देती है, क्योंकि इस इंटेंस पूछताछ से बूढ़े हेल्गे की जान भी जा सकती थी। फ्रस्ट्रेट होकर अल्रिक घर जाते हैं, जहां उनकी बीवी कैथरीन उनसे अजीब बिहेव कर रही थी। फॉर रीजन अल्रिक का हैना के साथ अफेयर। अल्रिक यहां से अपने पेरेंट्स के घर जाता है, जहां उनकी मां जेन बताती है कि 1986 में मैट्स के गायब होने के एक वीक पहले उन्होंने एक इंसान को एक प्रीस्ट के साथ बात करते देखा था। इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2019 में उन्होंने सेम प्रीस्ट को आज फिर से देखा है
और उस प्रीस्ट का एज एकदम से सेम है। वह उस इंसान को भी एकदम आसानी से पहचान लेती है जो कि प्रीस्ट से बात कर रहा था, क्योंकि उस इंसान का एक कान थोड़ा डिसफिगर्ड था। अब दोस्तों जेन ने इस डिसफिगर्ड ईयर वाले इंसान को नोवा से बात करते देखी थी और वो शायद वही इंसान है जो कि बच्चों को विंडन शहर से किडनैप कर रहा था। यह सब जानकर अल्रिक एक बार फिर से हेल्गे के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हेल्गे वहाँ से गायब थे। हेल्गे के हॉस्पिटल रूम में एक बुक रखी हुई थी जिसका नाम था अ जर्नी थ्रू टाइम, और इस बुक में एक रेड स्ट्रिंग के साथ साथ वही कॉइन थी जैसे कि हमने डेड बॉडीज़ पर देखा था। अल्रिक अब समझ गया था कि बच्चों को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि हेल्गे ही था। और 1986 में अल्रिक की मां जेन ने हेल्गे को ही नोवा के साथ बात करते देखा था। इस बात का पता लगते ही अल्रिक वॉइस मेल भेजकर शोरले को बताते हैं कि हेल्गे ही किडनैपर है, और वो फौरन ही बूढ़े हेल्गे को खोजकर उसको फॉलो करते हैं। हेल्गे हॉस्पिटल से भागकर सीधा विंडन केव के अंदर जा रहा था। हेल्गे वहाँ से एक हिडन लालटेन निकालकर केव के अंदर जाता है और जल्दी ही हमें केव के अंदर से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। इट्स मीन्स कि हेल्गे ने टाइम ट्रेवल वाली दरवाज़ा को खोला होगा। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स शोरले को देखते हैं जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का सर्च वारंट मिल गई थी, और वो उस जगह को सर्च करती है जहां कि हमने 1986 में न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल्स देखे थे। आश्चर्यजनक रूप से अब यहाँ पर कोई भी बैरल नहीं थी और शोरले को यहाँ पर येलो पेंट दिखता है। शोरले को यह भी पता चलता है कि फॉरेस्ट रोड और केव के बीच में डॉपलर फैमिली की एक केबिन थी जिसे हेल्गे डॉपलर आज तक नहीं बेचा था। शोरले इस बारे में अपने पति पीटर से पूछती है और पीटर का कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इन सीन्स के दौरान हम व्यूअर्स यह जान पाते हैं कि 12 नवंबर 1986 को हेल्गे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्हें डिमेंशिया हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से ये वही सेम डेट था जिस डेट को हेल्गे को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देना था। यह सब जानकर शोरले केबिन को इन्वेस्टिगेट करती है जहां उन्हें एक अंडरग्राउंड रूम मिलता है और उस रूम के अंदर उन्हें एक ब्लू वॉलपेपर का टुकड़ा मिलता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड में एक ब्लू रूम का जिक्र किया था जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो भी बच्चों पर। एपिसोड के लास्ट कुछ सीन में हम देखते हैं कि 1986 वाले हेल्गे जो कि यासिन के डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और इस डेड बॉडी की आंख और कान जली हुई थी। यह सीन कंफर्म करती है कि हेल्गे ही बच्चों को किडनैप कर रहा था और हेल्गे नोवा के लिए काम करता था। हम दूसरे सीन्स में नोवा को देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए केबिन वाले अंडरग्राउंड रूम को ही यूज़ कर रहा था। नोवा के पीठ पर एमरल्ड टैबलेट्स का टैटू था और वो केबिन के दीवार पर डेट लिखता है जो कि था 5 नवंबर 1953 और 9 नवंबर 1953, और एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए